ऑल राइट, हम अब पढ़ने लगे हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि व्हाट आर द डिफरेंट गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाई वुड गवर्नमेंट लाइक टू अचीव देम। हमने ये देखा था। अब ये है कि हाउ टू अचीव देम, how to achieve those macroeconomic objectives that brings us to policies of the, जिसे हम इकोनॉमिक पॉलिसी। हम आपके सिलेबस की अगर बात करें तो उसमें मैं ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पर कि हमारे पास इकोनॉमिक पॉलिसीज। अच्छा, अब इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो तीन तरह की हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। एक है जी फिस्कल पॉलिसी, एक है जी मॉनेटरी पॉलिसी, और एक है हमारे पास सप्लाई साइड पॉलिसी। सप्लाई साइड पॉलिसी, ठीक है जी। अच्छा, ये जो दोनों हैं कौन सी जी, मॉनेटरी और फिस्कल, इन दोनों को एक नाम दिया जाता है और उसे बोलते हैं डिमांड साइड पॉलिसी। राइट, डिमांड साइड। अच्छा, अब क्यों बोलते हैं फिस्कल और मॉनेटरी को डिमांड साइड पॉलिसी? क्योंकि इनका काम होता है गवर्नमेंट के मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना बाय इन्फ्लुएंसिंग एग्रीगेट डिमांड। मतलब फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड टू अचीव गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। या एग्रीगेट डिमांड को ज्यादा करते हैं या कम करते हैं ताकि गवर्नमेंट के मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। ये डिपेंड करता है कि उस वक्त जो है वो प्रायोरिटी पे गवर्नमेंट का कौन सा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है और उस हिसाब से देखा जाता है कि एग्रीगेट डिमांड को ज्यादा करना है या कम करना है। ये भी हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो ये करते हैं जी, एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए इसका नाम डिमांड साइड पॉलिसी है। जो सप्लाई साइड पॉलिसी है इसमें भी गवर्नमेंट के मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है, बिल्कुल, बट बाय इन्फ्लुएंसिंग एग्रीगेट सप्लाई। यानी कि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड जो है वो मेन फोकस होती है, जिसको आप चेंज करते हैं, अफेक्ट करते हैं ताकि गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव अचीव हों, और यहाँ पर फोकस होता है एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा, सप्लाई साइड पॉलिसी में आप एग्रीगेट सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन इसका मकसद एग्रीगेट सप्लाई कम करना कभी भी नहीं होता। डिमांड साइड पॉलिसी में फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी एग्रीगेट डिमांड को कम भी कर सकते हैं एट टाइम्स, डिपेंडिंग ऑन व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी अचीव्ड, और ज्यादा भी कर सकती है पॉलिसी। सप्लाई साइड पॉलिसी का एक ही मकसद होता है, टू इंक्रीज एग्रीगेट सप्लाई, और उसी से वो कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट के मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी कि इनमें पहले, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया, अब पहले अब देखते हैं फिस्कल पॉलिसी जो है उसमें कौन से, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है एग्रीगेट डिमांड को ज्यादा या कम करने के लिए। अच्छा, अब मैं इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है और उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, हम पहले ये देख लें कि एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करने से क्या होता है। पहले इसको भी हम जल्दी से देख लें ताकि आपको स्टार्ट में आपको एक बता दूं मैं, क्या कहते हैं उसे, जनरल बातें, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये पॉलिसीज आखिर में क्या करती हैं। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड अगर फिस्कल पॉलिसी की मदद से बढ़ाई जाती है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दी, कैसे बढ़ाई, अभी ये बात की बात है, तो उससे क्या होगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से क्या होता है कि प्राइसेस बढ़ती हैं। क्यों? अच्छा, ये भी मैं आप लिख देता हूँ। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से होता यह है कि अगर डिमांड बढ़ गई है तो उससे क्रिएट हो जाती है शॉर्टेज।
ठीक है जी। अच्छा, जब शॉर्टेज क्रिएट होती है तो उससे बढ़ जाती हैं प्राइसेस। जब प्राइस बढ़ती है तो प्रोड्यूसर उससे इनकरेज होते हैं, क्योंकि हायर प्राइस मींस हायर प्रॉफिट। वो एग्रीगेट सप्लाई में इजाफा कर देते हैं। एग्रीगेट सप्लाई जब बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स उससे आपकी ताल्लुक है किस किस के साथ? एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। जी बिल्कुल। तो मैं आगे लिख रहा हूं जीडीपी बढ़ती है, जिसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं, बिल्कुल हम कह सकते हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है, इसके अलावा आप काफी चीजें बना रहे हैं। अच्छा, और ये नजर इकोनॉमिक ग्रोथ से एक्सेस अमाउंट कैन बी एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी इंप्रूव कर जाएगा। तो वो नीचे मैं लिख रहा हूं, और फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ से बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका इंप्रूव हो सकता है। इम्प्रूव्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। इसका मतलब है कि तीन तो ऑब्जेक्टिव हमें अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो एक तो मैं समझ आ गई कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो हमें क्यों क्यों जरूरत है बढ़ाने की। अभी डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्टिव कौन सा अचीव करना है। अच्छा, अब इसी तरह इसको मैं यहाँ चूंकि जगह भी नहीं है, मैं इसी पे स्लाइड पे असल में बताना चाह रहा हूँ, ये आगे फिर हमें जाना पड़ेगा। अच्छा, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये भी देख लें साथ में कि एग्रीगेट डिमांड को कम अगर करना हो तो उसका क्या रीजन है, कम करने की क्या जरूरत है। तो अब वो भी देख लें आप। अब मैं यहाँ कहता हूँ कि एग्रीगेट डिमांड को हम कम कर रहे हैं, उससे क्या होगा? आप काम कीमतें कम करना नहीं है, लेकिन आप कह लें जी इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। सॉरी, इन्फ्लेशन अभी कहाँ से आ गई? हाँ, तो सही है ना। एग्रीगेट डिमांड अगर कम होगी तो सही है, इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा हुई हुई है तो आपने उसको कम कर देना। और आपको पता है कि इन्फ्लेशन कम होने का मतलब ये नहीं है कि प्राइसेस कम हो रही है, वो तो डिफ्लेशन होती है तो प्राइसेस कम होती है। तो एग्रीगेट डिमांड से जब कम होगी तो जो प्राइसेस हैं उन पे डाउनवर्ड प्रेशर पड़ेगा। मतलब डाउनवर्ड जाएंगी नहीं, लेकिन डाउनवर्ड प्रेशर का मतलब कि इन्फ्लेशन जो बहुत तेजी से हो रही थी वो थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, तो ये तो मैं समझ आती है बात की। लेकिन अच्छा, ये हमने एग्रीगेट डिमांड की बात समझ ली। इसी तरह से अगर मैं एग्रीगेट सप्लाई साइड पॉलिसी की बात करूं तो उससे भी ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं। कैसे? कि अगर एग्रीगेट सप्लाई लेट से बढ़ रही है, ठीक है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने से क्या हो रहा है? एक तो आपको पता है कि इससे जीडीपी बढ़ रही है, तो भाई इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो हो रही है, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अच्छा, इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो भी बेहतर होगा, ऑफ कोर्स। और एक और चीज, जो लो इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं, अगर डिमांड बढ़ रही है और आप एग्रीगेट सप्लाई को भी बढ़ा देते हैं तो हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई के बढ़ने से लो इन्फ्लेशन वाला जो ऑब्जेक्टिव है, या ऐसे ले लें स्टेबल प्राइसेस वाला चैप्टर का नाम वही है, तो मैंने फिर यही रख दिया कि एग्रीगेट बढ़ती हुई एग्रीगेट डिमांड को मैच करने के लिए एग्रीगेट सप्लाई आ जाती है तो प्राइसेस भी कंट्रोल हो जाएंगी और स्टेबल रहेंगी। तो ये देखें, ये मकसद असल में इन पॉलिसीज का। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों का काम एक ही है। मतलब दोनों का काम एग्रीगेट डिमांड को ज्यादा या कम करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। एग्रीगेट सप्लाई का एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू इंक्रीज एग्रीगेट सप्लाई, और उससे फिर वो ये सारे ऑब्जेक्टिव अचीव किए जा सकते हैं। अच्छा अब लेकिन
जो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज हैं तो दोनों डिमांड साइड पॉलिसीज, लेकिन दोनों के टूल्स डिफरेंट हैं जिससे वो एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आए जरा हम अब बारी बारी इनको देखें ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो हम सबसे पहले लेते हैं फिस्कल पॉलिसी। ठीक है जी। फिस्कल पॉलिसी एक डिमांड साइड पॉलिसी है। तो इसमें हम दो टूल्स इस्तेमाल करते हैं। एक को हम बोलते हैं जी टैक्सेस, और दूसरा है जी हमारे पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इकोनॉमिक्स में टैक्सेस को शो करते हैं टी से, लेटर टी, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को शो करते हैं लेटर जी। अच्छा, अब ये तो दो टूल्स मौजूद हैं। अब फिस्कल पॉलिसी दो तरह की होती है। एक को बोलते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी, इसका एक और नाम भी है इन्फ्लेशनरी। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना, ये काम है इसका। अच्छा, दूसरी जो पॉलिसी फिस्कल होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी। ठीक है जी। और इसको हम डिफ्लेशनरी पॉलिसी भी बोलते हैं। और इसका काम होता है एग्रीगेट डिमांड को कम करना। ठीक है, यही हमने पढ़ा है ना। इन्फ्लुएंस करती है एग्रीगेट डिमांड को फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी, या ज्यादा करती है या कम करती है। तो हम अभी फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। हम पहले देख लेते हैं अब एक्सपेंशनरी पॉलिसी। अच्छा, एक्सपेंड जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा आपने करनी होती है तो आपके ध्यान में कौन से मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं? अभी हमने डिस्कस किया है। कौन कौन से होते हैं जरा बताना, जल्दी जल्दी बता दो भाई। कौन कौन से होते हैं अगर आपका मकसद एग्रीगेट क्वेश्चन डिमांड? रिपीट करना। क्वेश्चन है कि अगर फिस्कल एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इस्तेमाल हो रही है जिसका मकसद एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट के जेन में कौन से ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है? एक, नंबर वन। सर हाँ, नंबर वन एम्प्लॉयमेंट, नंबर टू इकोनॉमिक ग्रोथ, नंबर तीन बैलेंस ऑफ। रिड्यूस इन्फ्लेशन हो सकता है। क्या चीज? रिड्यूस इन्फ्लेशन। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आपको एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ती है तो वो तो प्राइसेस को ऊपर नहीं लेके जाएगी। सर वो कॉन्ट्रैक्शनरी में आएगा। हाँ, वो कॉन्ट्रैक्शनरी में आएगा। बिल्कुल सही। अब जरा देखते हैं। अब एक्सपेंशनरी में मकसद है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना। ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया कि इसके ऑब्जेक्टिव जो अचीव करने के लिए होंगे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, वो एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करने की पॉलिसी हो सकती है। लेकिन इन्फ्लेशन कम करने की पॉलिसी नहीं हो सकती, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन नहीं होगी, कम नहीं होगी बल्कि ज्यादा होगी। तो ये हमारे ध्यान में रखना है अभी। अब वो डिपेंड करता है ना गवर्नमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट में कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट अचीव करना एट द मोमेंट। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इन्फ्लेशन इतनी नहीं है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, जीडीपी बहुत लो है, और आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बहुत लो चला गया है डेफिसिट में, तो फिर आप इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करेंगे कि थोड़ी हो भी जाए तो खैर। और जहां पर आपको लगता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई है, हाइपर की तरफ जा रही है, हाई हो गई भी है, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को इस्तेमाल करेंगे। उस सूरत में फिर आपके शायद बाकी ऑब्जेक्टिव अचीव करना मुश्किल हो, लेकिन आपकी प्रायोरिटी उस वक्त इन्फ्लेशन को कम करना है तो आप उसी पर फोकस करें। अच्छा, अब हम चलते हैं। तो अब क्या करेंगे कि आप टैक्सेस जो है ना, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, टैक्स को टी से शो कर रहा हूँ। ये है टैक्स, है डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, टैक्स जो है ना दो तरह के होते हैं। एक टैक्स होता है जो कि इनकम और वेल्थ पे लगता है, इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और एक वो टैक्स होता है जो
चीजों पे लगता है या स्पेंडिंग ऑफ द पीपल पे लगता है, यानी कि पीपल स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे उनकी नीड्स एंड वांट्स पूरी होती है, तो उन पे जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, टैक्स है लेकिन डायरेक्ट जो मैं बात करने लगा, तो गवर्नमेंट टैक्स को कम कर देगी, ठीक है जी, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को ज्यादा कर देगी। ये है एक्सपेंशनरी पॉलिसी। ये दोनों क्या चीजें हैं, जी और टू, ये दोनों टूल्स हैं फिजिकल पॉलिसी के, जिसको यूज करके गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती है। अब आप गौर करो, जब टैक्स कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि वाई डी बढ़ जाएगी। अब आप पूछेंगे सर ये वाई डी क्या है, तो मैं जरा आपको नीचे बता देता हूँ। सर डिस्पोजेबल इनकम। जी वेरी गुड। वाई डी इकोनॉमिक्स में शो करती हैं डिस्पोजेबल इनकम को, वाई डी से शो करते हैं, और वो होती है इनकम माइनस टैक्स। टैक्स कौन सा, डायरेक्ट टैक्स। तो ऑफ कोर्स अगर ये इक्वेशन है तो टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जितना कम होगा उतनी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो जाएगी, और ये वो इनकम होती है जिसको आप सारे के सारा खर्च कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना, यार मेरी इनकम तो यार 2 लाख है लेकिन मिलती जो है ना वो 2.25 लाख है, तो इसका मतलब है आप 2.25 लाख ही खर्च कर सकते हैं। कहने को आपकी इनकम 2 लाख है लेकिन आप 2 लाख खर्च कर नहीं सकते, तो हमें डिस्पोजेबल इनकम से ही कर्ज है। तो डिस्पोजेबल इनकम जो है वो क्या हुआ जनाब, ज्यादा हो जाएगी। जब ये ज्यादा होगी तो उससे, अच्छा यहाँ सर नहीं लिखना, एग्रीगेट डिमांड बढ़ हाँ हाँ परचेजिंग बिल्कुल, पावर हाँ ज्यादा हो बाद में अभी देखो, उससे कंजम्पशन बढ़ेगी। कंज्यूमर्स के पास अब इनकम ज्यादा है, वो ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं, तो कंजम्पशन बढ़ेगी, बिल्कुल सही। कंजम्पशन बढ़ने से, क्योंकि हमें एक चीज पता है यहाँ पर, कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एग्रीगेट डिमांड जो होती है उसकी इक्वेशन होती है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, या इसको प्लस ये भी लिख सकते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स, ये भी होता है। अच्छा, ये बार पहले पढ़ा हुआ हमने। अच्छा, अब कंजम्पशन चूंकि कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का, तो जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट आप बढ़ा दें इंपोर्ट्स के अलावा एग्रीगेट डिमांड का, तो एग्रीगेट डिमांड ने बढ़ना ही है, सीधी सी बात है, ठीक है जी। अच्छा, अब जब ये होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, तो उससे प्राइस लेवल बढ़ेगा, ठीक है जी। प्राइस लेवल बढ़ने से जो आपको बताया जैसे कि प्रोड्यूसर इनकरेज होंगे, क्योंकि उनको प्रॉफिट ज्यादा नजर आ रहा है, वो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा देंगे। और आगे आपकी मर्जी है कि एग्रीगेट सप्लाई से इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ले जाएं, इसको एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाएं, इसको आप हायर एक्सपोर्ट्स की शक्ल में बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करते हुए दिखा दें। तो ये इस तरह से हम ये कनेक्शन बनते हैं और वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को भी अगर मैं अब बीच में ले आऊं, तो एक तो आसान तरीका ये है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो डायरेक्ट एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने से डायरेक्टली एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, एक तो ये बात है। सारे जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी तो अभी इक्वेशन में हमने देखा ही है यहाँ पर, तो जी जो है वो एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है, तो वो भी यही करेगा, जी बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, और फिर उसके बाद आगे प्राइस लेवल बढ़ेगा और एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी। अच्छा, एक और भी तरीका है इसको बताने का। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसे बढ़ेगी, क्या करेगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट शुरू करती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, फर्ज किया कोई डैम बनाना है, पावर जनरेशन का प्रोजेक्ट है, कोई हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है आपने, तो वो गवर्नमेंट जब शुरू करेगी तो ऑफ कोर्स किसी को कॉन्ट्रैक्ट देगी, तो वहां पे फिर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो उससे लोगों को इनकम जनरेट होगी, उससे फिर लोग कंजम्पशन करना शुरू कर देंगे, उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और उससे फिर प्राइस लेवल बढ़ेगा और एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा। इस तरह से भी आप लेकर जा सकते हैं जी को, कि जी से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से जनरेशन ऑफ इनकम, जनरेशन ऑफ इनकम से मोर कंजम्पशन, और मोर कंजम्पशन से हायर एग्रीगेट डिमांड, फिर हायर प्राइस लेवल और हायर एग्रीगेट सप्लाई। जी किसको नहीं समझ आई इस बात की, आ गई है।
अच्छा, गुड, जी अच्छी सर। बात है। ऑलराइट, ये तो है जी हमारे पास एक्सपेंशनरी। अब मैं अगर आ जाता हूँ कॉन्ट्रैक्शनरी की तरफ, तो इसका ऑपोजिट होगा। मैं इसको चेंज करता हूँ, एक मिनट। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये एरो हटा देता हूँ। खैर वो डिफ्रेश नहीं हुआ है तो उधर ही ले लेता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अच्छा, हम इसको यहाँ शो करते हैं आपके। अब डिफ्लेशनरी में क्या करेंगे, टैक्सेस को ज्यादा कर दिया। कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स, जो चीजों पे लगता है। तो और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर देंगे, तो उसका रिवर्स ही होना है। डिस्पोजेबल इनकम आपकी कम हो जाएगी, उससे कंजम्पशन कम हो जाएगी, उससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, और उससे इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। हम प्राइसेस को नहीं ना कम कर रहे हैं, क्योंकि डिफ्लेशन अच्छी चीज नहीं है, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो आपने कंट्रोल कर ली, आप इन्फ्लेशन को लो पे ले आए। और इसी तरह अगर आपने गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करनी है, तो वो डायरेक्ट एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है, तो एग्रीगेट डिमांड को वैसे ही कम कर देगा। और इन्फ्लेशन जो एग्रीगेट डिमांड की वजह से अपवर्ड प्रेशर पड़ रहा था प्राइसेस पे, वो उतना उस तरह नहीं पड़ेगा, और प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगी, तेजी से नहीं बढ़ेंगी। तो या ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग अपनी कम कर देगी, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम क्रिएट होंगी, उससे इनकम जनरेशन कम होगी, लोग कम कंज्यूम करेंगे, और आगे एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी, एंड इट वुड पुट लेस प्रेशर, अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइसेस, जिससे लो इन्फ्लेशन का ऑब्जेक्टिव हमें अचीव हो जाएगा। जी, ये फिस्कल पॉलिसी में कोई सवाल है आपका, किसी का? कोई सवाल नहीं है, इसका मतलब आपको आता है, ओ लेवल में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये। सर एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी में दोनों में आखिर में एग्रीगेट सप्लाई का इफेक्ट बताना है। नहीं, एग्रीगेट सप्लाई का इफेक्ट बताना ही। देखो, एग्रीगेट सप्लाई के से आगे आपको देखो, इन्फ्लेशन में तो हम एग्रीगेट सप्लाई पे गए नहीं, ठीक है। सर नहीं, जैसे इसमें आपने लिखा हुआ है एक्सपेंशनरी के एंड पे। हाँ जी, वहां जो एग्रीगेट सप्लाई लिखा है ना, उसके बाद आगे बिल्कुल बताना है। आगे ना वो डिपेंड करता है ना, मैं ये 3 एरोज बना देता हूँ, कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, या आप एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो आगे डेवलपमेंट खत्म थोड़ी हुई है, आगे आपको जाना तो पड़ेगा ही ना। इनमें से तीनों की तरफ चले जाओ, किसी जिसकी तरफ भी जाना आप। कि पेपर में सवाल आता है कि किस तरह से फिजिकल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करती है, या एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाने में मदद करती है, तो फिर बताना पड़ेगा ना। बैलेंस पेमेंट का सवाल भी आ सकता है, समझ आ गई? ठीक है ना? क्यों रीबा? जी। जी सर। अच्छा, तो अब मैं इसको हाँ, यहाँ से हटा देता हूँ, और अब हम बात कर लेते हैं जी, किसकी जी? मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है जी। तो चलिए, आप कलर, आप बोर हो गए होंगे रेड कलर से, तो मैं और को कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ। अच्छा, ये ना अगली पॉलिसी आने लगी है ना, तो 6 मिनट है मेरा ख्याल है, दोबारा से आप लोग ज्वाइन कर लो, ताकि बीच में ना वो सेशन ना खत्म हो जाए।